नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। कुरान की 26 आयतों को दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाला करार देते हुए जो अर्ज़ी वसीम रज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, आज वो खारिज हो गई है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन वसीम रज़वी ने जब से ये अर्ज़ी अदालत में दाखिल की थी, उसके खिलाफ पूरे मुल्क में ज़बरदस्त हंगामा बरपा हो गया था और मुस्लिम मजहबी कायदीन के साथ साथ कई गैर मुस्लिम सियासी कायदीन भी वसीम रज़वी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने का मुतालबा अदालत से कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी दहिंदा के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करते हुए न सिर्फ कुरानी आयात को हदफ करने की अर्जी खारिज कर दी, बल्कि वसीम रज़वी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम अर्जी दहिंदा के गाल पर जोरदार तमाचा तस्वुर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस RF नरीमन की क़यादत वाली बेंच ने वसीम रज़वी की अर्जी पर पीर के रोज समाअत की। समाअत के दौरान अर्जी दहिंदा के वकील ने कहा कि मुझे इस SLP के बारे में सभी चीज़ें मालूम है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन नहीं है, रिट पिटीशन है और आप अपनी अर्जी को लेकर कितने संजीदा हैं। जवाब में अर्जी दहिंदा के वकील ने कहा कि मदरसों में ये आयतें पढ़ाई जाती हैं, तुलबा को इससे गुमराह किया जाता है। यही आयतें पढ़ाकर और समझाकर बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं। ये सुनकर अदालत उज़्मा ने कहा कि ये बेबुनियाद अर्जी है। साथ ही अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना आयद करते हुए इस अर्जी को खारिज कर दिया। काबिल जिक्र है कि वसीम रज़वी ने कुछ कुरानी आयात के हवाले से कहा था कि इसमें गैर मुस्लिमों के खिलाफ तशद्दुद और उनका कत्ल करने की तरगीब दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी 26 आयत को कुरान से हदफ करने का मुतालबा करते हुए वसीम रज़वी ने जो अर्जी दाखिल की थी, उसमें कहा गया था कि उन आयत को मदरसों में पढ़ाया जाता है, जिस पर रोक लगानी चाहिए। वसीम रज़वी ने यह भी कहा था कि उलमा तो सुन नहीं रहे, इसलिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। हमने तो 16 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इन 26 आयत का इस्तेमाल दहशतगर्द कर रहे हैं। वसीम रज़वी ने यह भी दावा किया था कि जिन 26 आयतों को हदफ करने के लिए कहा जा रहा है, वो आयतें कुरान में बाद में जोड़ी गई थी। वसीम रज़वी के इस तरह के मुतनाज़िया बयानात और 26 आयतों को हदफ करने के लिए अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाने के बाद मजहबी, सियासी व समाजी कायदीन ने उसके खिलाफ ज़बरदस्त महाज खोल दिया था। मुस्लिम तबका उसके खिलाफ सड़कों पर उतर गया था और कई मकामात पर वसीम रज़वी के पोस्टर भी जलाए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि वसीम रज़वी के इस कदम की कई बीजेपी कायदीन ने भी मजम्मत की थी। बीजेपी लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी एक बयान में कहा था कि उनकी पार्टी मजबूती के साथ उन लोगों के खिलाफ है जो किसी भी मजहबी किताब की बेइज्जती करते हैं। शाहनवाज हुसैन ने साथ ही ये भी कहा था कि रज़वी को इस तरह के अमल में मुलविस होकर मुल्क का माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। यहाँ काबिल गौर बात यह भी है कि कुरानी आयात को हदफ करने वाली अर्जी जब वसीम रज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और हंगामा बरपा हो गया, तो उनके अहले खाना ने भी उसका साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया था। गोया कि वसीम रज़वी घर वालों और समाज से बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था। इसके बावजूद उसका एक वीडियो बयान मंजर आम पर आया था, जिसमें उसने कहा था कि वो अपने मुतालिबे से पीछे नहीं हटेगा और इस जंग को पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा रच दिया। फ्रांस से हुई राफेल फाइटर जेट की डील एक बार फिर तनाज़ों के बीच में है। सौदे में करप्शन को लेकर फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पार्ट के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई PIL दायर की गई है। वकील ML शर्मा ने नई पिटीशन दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराने की मांग की है। चीफ जस्टिस SA बोबड़े ने पीर के रोज कहा कि अदालत इस मामले की 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी तारीख का जिक्र नहीं किया। जो पिटिशनर है शर्मा, उन्होंने CJI बोबड़े के सामने मामले का खुलासा किया। शर्मा ने कहा कि वो 23 अप्रैल को CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े के रिटायरमेंट से पहले एक नई पिटिशन पर सुनवाई की अपील कर रहे हैं। इस पर CJI ने 2 हफ्ते बाद मामले की लिस्टिंग करने पर रजामंदी जाहिर की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले कोर्ट की निगरानी में राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी पिटीशंस खारिज कर दी थी। 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे की प्रोसेसेस और पार्टनर के इंतखाब में किसी तरह के फेवर के इल्जामात को बेबुनियाद बताया था। फ्रेंच
कि एंटी करप्शन एजेंसी की जांच रिपोर्ट के हवाले से एक पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक दैसो एविएशन ने कुछ बोगस नजर आने वाले पेमेंट्स किए हैं। कंपनी के 2017 के खातों के ऑडिट में 5,08,925 यूरो यानी करीब 4,49 करोड़ रुपए क्लाइंट गिफ्ट के नाम पर खर्च किए गए। इतनी बड़ी रकम का कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। मॉडल बनाने वाली कंपनी का मार्च 2017 का एक बिल ही दिखाया गया। एएफए के पूछने पर दैसो एविएशन ने बताया कि उसने राफेल तैयारी के 50 मॉडल एक हिंदुस्तानी कंपनी से बनवाए। इन मॉडल्स के लिए 20,000 यूरो यानी 17 लाख रुपए फी मॉडल के हिसाब से पेमेंट किया गया। हालांकि ये मॉडल कहां और कैसे इस्तेमाल किए गए इसका कोई सबूत नहीं दिखाया गया। मरकजी हुकूमत, सेंट्रल फोर्सेस और इलेक्शन कमीशन पर तीखे बयान दे रही वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के इंतखाबी मुहिम चलाने पर 24 घंटे की रोक लगा दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने पीर की शाम को इसका ऐलान किया। ये रोक पीर की रात 8 बजे से शुरू हो गई। ममता ने कुछ दिन पहले एक रैली के दौरान मुस्लिम वोटर्स से वोट ना बंटने देने की अपील की थी। ये कार्रवाई इसी बयान पर की गई है। वहीं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को ममता ने जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ में वो मंगल के दिन दोपहर 12 बजे कोलकाता के गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठेंगी। ममता ने रायदिघी में की रैली में कहा था कि उनके माइनॉरिटी वोटर्स से हाथ जोड़कर उन्होंने की थी कि वो उन शैतानों की बात ना सुने जिन्होंने बीजेपी से पैसे लिए हैं, उनकी बात सुनकर अपने वोट ना बंटने दें। वो हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने वाले कम्युनल बयान देते हैं। वो बीजेपी के भेजे हुए एजेंट्स हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो आप बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। इस बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने ममता को 7 और 8 अप्रैल को नोटिस भेजे थे। इस पर ममता ने कहा था कि कमीशन ऐसे 10 नोटिस भी दे दे तब भी वो अपना बयान वापस नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपने अहकाम में कहा कि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन किया। उनके भड़काऊ बयानों से कानून यानी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का शक है। साथ ही उनसे इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन का इंतखाबी अमल होता है उस पर असर डालने का इल्जाम लगाया। इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को सख्त वार्निंग के साथ सलाह दी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहने के दौरान वो पब्लिकली इस तरह के बयानात ना दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बंगाल के बर्धमान में इंतखाबी जलसे को खिताब किया। यहां उन्होंने टीएमसी कायद के शेड्यूल्ड कास्ट को लेकर एक बयान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों से दीदी की नफरत बढ़ती जा रही है। दीदी के लोग बंगाल के शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को गाली देने लगे हैं, उन्हें भिखारी कहने लगे हैं। दीदी की पार्टी ने बाबा साहब की बेइज्जती की है। उन्होंने ये बात टीएमसी कायद सुजाता मंडल के उस बयान पर कही जिसमें सुजाता मंडल ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को भिखारी कहा था। आरामबाग असेंबली सीट से टीएमसी कैंडिडेट सुजाता मंडल ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लोग उनके बिहेवियर की वजह से भिखारी होते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने उनके लिए कितना कुछ किया लेकिन फिर भी कुछ पैसों के लिए वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई बहनों के खिलाफ इतना भद्दा बयान दीदी की सहमति के बिना कोई दे सकता है क्या? हमारे दलित समाज के लोगों को इतना कुछ कहा गया लेकिन दीदी ने अब तक माफ़ी तक नहीं मांगी। हिंदुस्तान के कई पार्टियां दीदी के साथ खड़े हो जाते हैं लेकिन किसी ने भी दलितों की बेइज्जती के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की भाजपा सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए जी जान से जुटने वाली है, आपके लिए काम करने वाली है। आमरा कल्याणी शिल्प शहर के पुनर्निर्माण करब और आधुनिक शहर हिसाबे गड़े तुलब। कल्याणी इंडस्ट्रियल बेल्ट के रिवाइवल करा होवे। बंगाल बीजेपी ने विस्तार से अपने संकल्प पत्र में इसका रोड मैप बताया है। कल्याणी हो,
या आसपास के तमाम छोटे शहर, हमारा फोकस इनको आत्मनिर्भर भारत के सेंटर बनाने का है। यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें जहां भी हैं, वहां मेट्रो सहित पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को हमने आधुनिक बनाया है। कल्याणी को भी मेट्रो नेटवर्क मिलने से यहां के लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, ये जगह शिक्षा और स्वास्थ्य का भी हब हो, इसके लिए भी कदम उठाया जा चुका है। आपकी जो बरसों पुरानी एम्स की डिमांड थी, वो अब पूरी हो चुकी है। इतने दशकों बाद पश्चिम बंगाल को पहला एम्स मिला है, वो भी कल्याणी में बना है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की भाजपा सरकार इस আপনারা জানেন বিজেপির এটাই কাজ। যখন এনআরসি করেছিল আসামে 14 লক্ষ বাঙালির নাম বাদ দিয়েছিল, একবারও মনে পড়েনি এগুলো সব হিন্দু? মনে পড়েনি এরা হিন্দু না এরা মুসলমান? আপনাদের তো মনে আছে তখন আমি ঘন্টা বাজিয়ে বাজিয়ে মিটিং করতাম, নদিয়াতেও মিটিং করে গিয়েছিলাম যে এনআরসি লজ্জা লজ্জা লজ্জা, এনপিআর লজ্জা লজ্জা লজ্জা, বিজেপি লজ্জা লজ্জা লজ্জা। করিনি? করেছিলাম কি করিনি? বলুন মা বলেন, আমি নদিয়াতে এসেছিলাম কি আসিনি? এই বিজেপি নেতারা কোথায়? যখন কোভিড হয় কোথায় থাকে? কোথায় থাকে যখন কোভিড হয়? নেতারা ঘর থেকে বেরোয় না, আর আমি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গোল্লা এঁকে দিই, আমি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মানুষকে খাবার পাঠিয়ে দিই, হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নিই কি করে কি হবে। তোমাদের সাথে আমার এটাই পার্থক্য। তোমরা আসো না মানুষের কাছে, তোমরা ইলেকশনের সময় ভোট করতে আসো, তাছাড়া তোমাদের আর দেখা যায় না। তোমরা হচ্ছ একেবারে বসন্তের কোকিল, বসন্ত আসলে ডাকো আর অন্য সময় ভোট হাঁকো, এছাড়া তোমাদের কোনো কাজ নেই। इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा मुल्क के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। जराये के मुताबिक इतवार के रोज हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के सबसे बड़े ओहदे के लिए उनके नाम को मंजूरी दे दी है। इसका ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। ये कल अपने ओहदे का जायजा लेंगे। 15 मई 1957 को जन्मे सुशील चंद्र 1980 बैच के IRS ओहदेदार हैं। उन्होंने IIT रुड़की से बीटेक और देहरादून से LLB किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा के रिटायर होने के एक दिन बाद यानी 13 अप्रैल को चंद्रा उनकी जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। वो 14 मई 2022 तक इस ओहदे पर रहेंगे। चंद्रा 14 फरवरी 2019 को लोकसभा इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे। चंद्रा के टर्म में इलेक्शन कमीशन गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात कराएगा। इन रियासतों में अगले साल मार्च से मई तक असेंबली का जो टर्म है वो खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश असेंबली का टर्म 14 मई को खत्म होना है। पोल पैनल में शामिल होने से पहले सुशील चंद्रा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के चेयरमैन थे। TS कृष्णमूर्ति के बाद वो दूसरे ऐसे IRS अफसर थे जिन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। कृष्णमूर्ति को 2004 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,03,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 11,274 लोगों की मौत भी हुई। इससे पहले जुमे के रोज 7,72,000 मामले सामने आए थे और 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। वहीं ईरान में कोरोना की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया। हिंदुस्तान में अब भी रोजाना दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासरीन मिल रहे हैं। बीते दिन वहां 1,52,000 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। वहीं ब्राजील में 69,592, अमेरिका में 66,764, तुर्की में 52,676 और फ्रांस में 43,284 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दुनिया में अब तक 13 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 29,39,000 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 करोड़ 93 लाख लोग ठीक हुए हैं। 2 करोड़ 36 लाख मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है।
हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का असर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जराये की माने तो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के कई मेंबर्स कोरोना मुतासिर पाए गए। ऐसे में एहतियात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सभी सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सभी जजेस इस दौरान अपने घर से ही काम करेंगे। इस दौरान कोर्ट की अलग अलग बेंच मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा देरी से बैठेंगी और सुनवाई करेंगी। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने इस बीच कहा कि रियासत में नए लेवल पर कोरोना के मामले पहुंच गए हैं। सभी से उन्होंने अपील की कि जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। हम बेड लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में हमने 5000 बेड बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कोविड केयर सेंटर में 5225 बेड दिल्ली हुकूमत के हैं, जिसमें से 2% बेड भरे हुए हैं। अगर हम मजमूई आदात की बात करें तो मुल्क में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1,69,914 मामले सामने आए। यह मुल्क में एक दिन में मिलने वाले मुतासरीन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 10 अप्रैल को 1,52,565 केसेस सामने आए थे। उधर नए मुतासरीन के साथ मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 904 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। यह पिछले 6 महीनों में एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को सबसे ज्यादा 1032 लोगों की मौत हुई थी। एक्टिव केसेस यानी कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा भी आज 12 लाख के पार पहुंच गया। बीते दिन इसमें 93,590 की बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ एक्टिव केसेस का आंकड़ा 11,95,960 पर पहुंच गया। मुल्क में अब तक 1,35,25,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,21,53,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,70,209 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। तेलंगाना में कोविड-19 के 2,251 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,29,529 हो गई। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,765 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अमवात हुई। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 565 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,05,900 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 21,864 है, जिनमें से 14,431 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 79,027 टेस्ट किए गए। ताहम 2,975 टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। बहसीत मजबूरी 10 लाख नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 355 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर तेज हो रही है। इस बीच पीर के रोज एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI इस पर फैसला लेगा। मंजूरी मिलने पर यह हिंदुस्तान के कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन बन जाएगी। हिंदुस्तान में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और इसके लिए इसी साल की शुरुआत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूर किया गया था। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ने मिलकर बनाया था। हिंदुस्तान में पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका प्रोडक्शन कर रहा है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के साथ मिलकर बनाया। पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई थी कि ज्यादातर बड़ी रियासतों में वैक्सीन डोज खत्म हो गए हैं। जिस रफ्तार से टीके लगाए जा रहे हैं उस रफ्तार से बन नहीं रहे हैं। इस वजह से तीसरी वैक्सीन को मंजूरी देना बेहद जरूरी हो गया है। हिंदुस्तान में 29 मार्च तक कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद 180 लोगों की मौत हो गई। यह बात हिंदुस्तान के टॉप एडवर्स इवेंटर्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI कमेटी को दिए गए एक प्रेजेंटेशन में सामने आई। AEFI यानी ऐसे मामले जिनमें किसी बीमारी की वैक्सीन लगाए जाने के बाद लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। इन मामलों में जरूरी नहीं होता कि
प्रॉब्लम वैक्सीन लगाने के चलते ही हुई हो। ऐसे मामलों के आंकड़े हिंदुस्तान में मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से अलग अलग AEFI कमेटियां रखती हैं। बता दें कि इस साल 16 जनवरी से अब तक कोविड-19 के 9 करोड़ 54 लाख डोज लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 1 करोड़ 12 लाख लोगों को तो वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। AEFI का 9 अप्रैल तक का अपडेट डेटा मौजूद नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद मसाइल का यानी जो प्रॉब्लम्स इसको लेकर हुई हैं उसका ये डेटा सिर्फ 31 मार्च तक का है। AEFI डेटा की स्टडी के अमल में शामिल रहे एक ओहदेदार ने बताया कि वैक्सीन का डोज लगने के बाद 20,000 से ज्यादा लोगों में साइड इफेक्ट देखे गए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही लगने के बाद लोगों में साइड इफेक्ट दिखे। करीब 97% लोगों ने हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स की शिकायत की। कई लोगों ने संगीन शदीद साइड इफेक्ट्स की शिकायत भी की, लेकिन हुकूमत की जानिब से पिछले करीब 1 महीने से ऐसे शदीद साइड इफेक्ट्स के मामलों की अपडेटेड लिस्ट तैयार नहीं की गई। नेशनल कमेटी के सामने पेश किया गया इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट का प्रेजेंटेशन ऐसे मामलों से जुड़ी कई बातें बताता है। इसके मुताबिक 31 मार्च तक 617 संगीन साइड इफेक्ट्स के वाकया सामने आए, जिनमें से 180 मामलों में वैक्सीन लगने के बाद मौत होने की बात कही गई थी। जिन लोगों को साइड इफेक्ट हुआ उनमें से 305 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इनमें से 276 लोगों को वैक्सीनेशन के 3 दिन के अंदर ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। इसी तरह मौत के मामलों को देखें तो 124 लोगों की मौत वैक्सीनेशन के 3 दिनों के अंदर ही हो गई। यह जरूरी नहीं है कि मौतें वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से ही हुई हों। दुनिया भर में वैक्सीन और दवाओं को लेकर ऐसी तशवीश जाहिर होती रही है। AEFI सर्वेलेंस और इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आ चुका है कि कुछ दवाएं और वैक्सीन किसी खास या आम तरह के लोगों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। हिंदुस्तान की सेंट्रल AEFI कमेटी के साथ दुनिया भर में अलग अलग कमेटियों ने अभी लगाई जा रही वैक्सीन का जो रिव्यू किया है, उनके मुताबिक हिंदुस्तान और दुनिया भर में लगाई जा रही कोविड-19 वैक्सीन को गैर महफूज नहीं पाया गया। फिलहाल हुकूमत ने कहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही महफूज हैं और वो सभी लोग जिन्हें वैक्सीन के लिए प्रायोरिटी ग्रुप में रखा गया है उन्हें जल्द वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। नेशनल AEFI कमेटी इन शदीद साइड इफेक्ट्स और मौत के मामलों का रिव्यू कर रही है। इसके बाद ही बताया जा सकेगा कि क्या ये अमवात के मामले वैक्सीन से जुड़े हैं। लेकिन कमेटी अभी तक 600 शदीद मामलों में 236 यानी 38.6% की ही पूरी जानकारी हासिल कर सकी है। पिछले साल कोरोना ने जब हिंदुस्तान पर पहली बार हमला किया तब यहां दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया गया। चेतावनी यानी वार्निंग साफ थी कि 130 करोड़ की आबादी में अगर ये वायरस तेजी से फैला तो बेहद खतरनाक साबित होगा। हालांकि ये लॉकडाउन गलतियों से भरा था और इसने काफी नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन इन्फेक्शन की रोकथाम में ये काम करता दिखाई पड़ रहा था। इन्फेक्शन की रेट घट रही थी और कंपैरेटिवली ये काफी केसेस कम हुए थे। फिर हुकूमतों और आवाम ने जो एहतियात बरतना है उसे छोड़कर रोजमर्रा की जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीना शुरू किया। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी वार्निंग भी दी थी कि अगर इन्फेक्शन की दूसरी लहर आती है तो हुकूमत की बेतरतीब प्रोसेस और बहरान का जन्म होगा और वो बहरान सिर पर खड़ा है। हालांकि मोर्टेलिटी रेट यानी मरने वालों की शरह अभी कम है लेकिन बढ़ रही है। इतने बड़े मुल्क में वैक्सीन लगाना आसान नहीं है, इसके बावजूद ये काम धीमे चल रहा है। अस्पताल में बिस्तर भी कम पड़ते दिख रहे हैं। साइंटिस्ट अभी वायरस के नए स्ट्रेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर यहां उस स्ट्रेन की पहचान की कोशिश की जा रही है जिसने ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के लिए खतरा पैदा किया था। मसला यह है कि इंतजामिया ने यह कहते हुए हथियार डाल दिए हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगभग नामुमकिन है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लापरवाही और हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ कामयाब होता नजर आ रहा था, वो आज दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क बनता जा रहा है। इसका असर न सिर्फ हिंदुस्तान पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बावजूद इसके कायदीन बड़ी बड़ी
इंतखाबी रैलियां करते दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी कहते हैं कि अगर हम 4 से 6 हफ्ते कुछ करने के बाद कामयाबी का ढिंडोरा पीटते हुए लापरवाही बरतने लगते हैं तो हम मसले की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हिंदुस्तान कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इस लहर में इन्फेक्शन की फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दूसरी लहर यानी कोरोना इन्फेक्शन का नया स्ट्रेन 2 से 3 दिन में ही फेफड़ों को 50 से 70% तक इन्फेक्ट कर रहा है, मुतासिर कर रहा है, जबकि पहली लहर में इसमें करीब 7 दिन का वक्त लगता था। अब देखा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में ही वायरस फेफड़ों तक पहुंचकर नुकसान पहुंचा रहा है। इस वजह से मौतों की तादाद भी बढ़ रही है। एक कॉमन मरीज को कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। एंटीजन टेस्ट, आरटी-पीसीआर या सीटी स्कैन की रिपोर्ट आने में 24 से 36 घंटे लग जाते हैं। तब तक तो इन्फेक्शन फेफड़ों को नुकसान पहुंचा देता है और 50 से 70% तक पहुंच जाता है। पल्मोनोलॉजिस्ट के मुताबिक 20 साल तक रोज 2 से 3 सिगरेट पीने पर जितना नुकसान होता है उतना 2 से 3 दिन में ही कोरोना का नया स्ट्रेन नुकसान पहुंचा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम कोवैक्सीन को मिलने वाले टीकों की जो रफ्तार है उसमें काफी मसले आ रहे हैं। इस वजह से दुनिया के कुछ सबसे गरीब मुल्कों समेत कम से कम 60 मुल्कों में वैक्सीनेशन मुतासिर हो सकती है। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 हफ्तों में 92 डेवलपिंग कंट्रीज में 20 लाख से कम कोवैक्सीन खुराकों को मंजूरी दी गई है, जबकि सिर्फ ब्रिटेन में इतनी ही खुराक की प्रोडक्शन की गई है। WHO के डायरेक्टर टेड्रोस गैब्रियोसिस के मुताबिक अमीर मुल्कों में औसतन 4 में से 1 शख्स को टीका लगाया जा चुका है, जबकि कम आमदनी वाले या गरीब मुल्कों में 500 लोगों में से औसतन सिर्फ 1 शख्स को टीका लगा है। ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर के आंकड़े बताते हैं कि अमीर मुल्क जो है, ये ज्यादा आमदनी वाली जो मुल्क है उनके मुकाबले में कम आमदनी वाली मुल्कों में 25 गुना तेज वैक्सीनेशन हो रहा है। कम पैसे वाले या फिर गरीब आप कहें और दुनिया की आबादी में दूसरा यानी 11% का हिस्सा रखने वाले मुल्कों के हिस्से अभी तक सिर्फ 1.6% ही वैक्सीन आई है। दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट अफ्रीका में वैक्सीनेशन भी सबसे कम है। यहां 20 से ज्यादा मुल्कों में वैक्सीनेशन का अभी तक खाता तक नहीं खुला है। कोरोना और लॉकडाउन के चलते शेयर मार्केट में पीर के रोज भारी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर गया। दोपहर तक इंडेक्स 48,000 के नीचे आ गया। बाजार सुबह ही सेंसेक्स 634.67 पॉइंट्स नीचे 48,956 पर खुला। दिन भर भारी गिरावट के बाद आखिर में इंडेक्स 1,707 पॉइंट्स की भारी गिरावट के साथ 47,883 पर बंद हुआ। इससे इन्वेस्टर्स को 8,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये इनके पैसे डूब गए। इससे पहले 29 जनवरी को इंडेक्स 48,000 के नीचे 46,285 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 29 शेयरों में गिरावट रही। इंडेक्स में इनसाइड बैंक का शेयर सबसे ज्यादा 8.6% नीचे, माफ कीजिएगा, इंडसिस बैंक का शेयर सबसे ज्यादा 8.6% नीचे आ गया। वहीं डॉक्टर रेड्डीज का शेयर 4.8% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी भी 524 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 14,310 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स दिन के सबसे ऊपरी सतह यानी 14,652 तक भी पहुंचा। हिंदुस्तान में कोरोना ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मुल्क में फिर से रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आने लगे हैं, जिससे लोगों में न सिर्फ दहशत पैदा हो गई है बल्कि फिक्रमंदी का इजहार भी होने लगा है। इस दरमियान मुल्क में वैक्सीन की कमी की खबरें भी सामने आने लगी हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई रियासतों ने वैक्सीन की कमी का इजहार किया। इस ताल्लुक से कांग्रेस ने मरकज की मोदी हुकूमत पर जोरदार हमला किया। राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क के कई हिस्सों में वैक्सीन की जबरदस्त कमी है, जिस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने भी मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि वैक्सीनेशन के मामले को लेकर मरकजी हुकूमत
ठीक से काम नहीं कर रही है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।